हमारे 75% जो मनोवैज्ञानिक सपने हैं वो होते तो हमारी इच्छा पूर्ति के सपने हैं, लेकिन वो इच्छा पूर्ति इतनी ज़्यादा एक नाटकीय रूप में होती है और इतना ज़्यादा अपने ऊपर एक छंदम आवरण ओढ़े हुए होती है कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि ये भी हमारी इच्छा पूर्ति हो सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर सिगमंड फ्रॉइड के पास उनके एक मित्र आए जो कि वकील थे और उन्होंने सपने देखे कि वो काफ़ी समय से ऐसे सपने देख रहे थे कि वो सारे मुकदमे हारते जा रहे हैं। अब एक वकील ऐसा कैसे सोच सकता है कि वो सारे मुकदमे अपने हार जाए, लेकिन उनको बार बार इस तरह का सपना आ रहा था कि वो अपने सारे मुकदमे हार गए हैं। अब अगर आप ऊपरी तौर पर इस बात को देखेंगे तो सिर्फ यही समझेंगे कि शायद ये कोई भविष्य का सिग्नल है, शायद ये व्यक्ति अपने भविष्य में मुकदमे हार जाएगा, इस तरीके से आप सोचेंगे। लेकिन सच ये नहीं है, क्योंकि जो सपनों का एक विश्लेषण होता है, ये मैं कई बार अपने कमेंट में भी कहती हूँ कि मैं सपनों के विषय में नहीं बताती हूँ। क्यों? क्योंकि जो सपनों का एनालिसिस होता है वो डिपेंड करता है आपके जो कई बार बचपन के एक्सपीरियंस से निकल के आता है, कई बार आपके पिछले कुछ दिनों के एक्सपीरियंस से निकल के आता है, कभी वो आपकी भावनाओं की वजह से निकल के आता है। उसके पीछे इतनी डीप रीज़न होते हैं कि आप सोचें कि अच्छा ये इसका मीनिंग यही रीज़न है कि आप गूगल पे जाएंगे या इधर उधर जाएंगे तो आपको सही मीनिंग नहीं मिलेंगे। फिर आप कहेंगे कि नहीं, मेरे को तो सही मीनिंग नहीं मिले, मेरे सपने तो सच नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि आप समझते हैं कि सिर्फ एक सपना है, उसका एक मीनिंग है, जबकि उसका मीनिंग डिपेंड करता है आपकी पिछली पूरी जिंदगी पर। अगर वो 75% मनोवैज्ञानिक है तो उसके लिए पीछे की जाके रिसर्च करनी पड़ती है, उसी समय उसी सपने से नतीजा नहीं निकलता। इसलिए कोई भी अगर आपका सपना है और आपको एक व्यक्ति शॉर्ट में कुछ 4 लाइनों में बता रहा है, तो चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूं, वो उसे आप 100% सच नहीं मान सकते, क्योंकि बिना पीछे की जानकारी के आपको बताया जा रहा है। अब सिगमंड फ्रॉइड के जो ये मित्र थे जो ये सपने देख रहे थे, उनके पीछे का सच क्या था? वो सिगमंड फ्रॉइड के बचपन के मित्र थे और पढ़ाई में बहुत ही साधारण स्टूडेंट थे, जबकि सिगमंड फ्रॉइड अपनी क्लास में टॉप करने वाले और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक थे। तो उनके मित्र के मन में एक बचपन की एक इच्छा थी कि मैं इसको गलत साबित करूं, क्योंकि बचपन से कुछ और होता आया था। बचपन से वो एक बैक बेंचर था तो टीचर्स की उसकी अवहेलना होती थी, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड की तारीफ होती थी। तो वो जो एक भाव बचपन से उसके मन में था कि उसे सिगमंड फ्रॉइड से बेहतर होना चाहिए, वो सिगमंड फ्रॉइड की किसी बात को काट सके कि वो गलत है ये कह सके, जो उसकी ये दबी हुई बचपन की भावना थी ना उसके मन के अंदर, ये सपना उसकी वजह से था। अब आप बताइए कि कैसे कोई एकदम से 2 लाइनों में किसी सपने का विश्लेषण कर सकता है, जबकि सपने चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, इतने डीप होते हैं। उस वकील ने सिगमंड फ्रॉइड के किसी व्याख्यान में सुना था, और अक्सर सिगमंड फ्रॉइड ये बात कहते थे कि इच्छा पूर्ति सपनों में अधिकतर हमारी इच्छा पूर्ति से रिलेटेड सपने होते हैं। तो वो क्योंकि उनको काटना चाहता था, उनको खारिज करना चाहता था, उनको गलत साबित करना चाहता था, तो उसने ये बात बोली कि नहीं देखो, मेरे को ये सपने आ रहे हैं, कोई भी वकील ऐसा सोचेगा कि वो अपने सारे मुकदमे हार जाए। जबकि हकीकत थी कि उस वकील के मन में सिगमंड फ्रॉइड को ये मूर्ख है ये साबित करने की भावना थी, इसलिए वो भावना इस प्रकार से प्रदर्शित हो रही थी कि वो सिगमंड फ्रॉइड की बात को काट रहा है, उसे गलत साबित कर रहा है। इस तरीके से वो सपना आ रहा था कि वो मुकदमे हार रहा है, यानी वो सिगमंड फ्रॉइड की बात को गलत साबित कर रहा है। अब यहाँ पर मैं एक दूसरे केस का जिक्र करना चाहूंगी। एक महिला, उसने सिगमंड फ्रॉइड को बताया कि उसकी बहन जिसके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, उसके एक बेटे का स्वर्गवास हो गया और अब उसका एक ही बेटा है। और उसने सपने में देखा कि उसके वो जो एक ही बेटा है उसका भी स्वर्गवास हो गया है।
जबकि उस महिला ने वो अपनी बहन के घर में ही रहती थी और अपने बहन के दोनों बच्चों को उसने माँ की तरह प्यार दिया था। तो ये बात तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी बहन का बेटा, जो कि उसे भी बेटे समान प्रिय था, वो चला जाए इस दुनिया से। लेकिन उसने बहुत एक्यूरेटली एक सपना देखा कि वो ताबूत में है, आसपास मोमबत्तियां जल रही हैं, लोग प्रेयर कर रहे हैं। बिल्कुल उसने एक्यूरेटली ये सपना देखा, और जिसके बाद उसे बहुत एक गिल्ट महसूस हुआ कि जिस बच्चे से वो इतना प्यार करती है, जिस बहन से वो इतना प्यार करती है, वो उसके लिए क्या ऐसे सोच सकती है कि उसकी संतान की मृत्यु हो जाए, एक बच्चे की मृत्यु हो जाए। वो ऐसा कैसे सोच सकती है? वो एक गिल्ट भाव में आ गई, जो जबकि उसके सपने पे उसका कोई इख्तियार नहीं था। गिल्ट भाव नहीं पैदा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो इस गिल्ट में थी कि उसने ये सपना देखा ही कैसे। अब जब उस लड़की ने अपने पास्ट के विषय में बताया, तो उसने बताया कि जो उसके माता पिता थे उनका स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था, तो वो बचपन से ही एक तरह से उसकी बड़ी बहन ने ही उसका पालन पोषण किया है, और वो बचपन से ही अपनी बड़ी बहन के साथ ही रही है। तो उसकी बड़ी बहन के घर उनके एक मित्र का आना जाना था, और जो एक साहित्यकार थे, एक कविताकार थे, तो वो मन ही मन उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन जो उनकी बड़ी बहन थी, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो उनके मित्र के साथ प्रेम उसका चले। तो वो हमेशा इस बात के लिए उसे रोका करती थी कि उस व्यक्ति की तरफ से वो अपना ध्यान हटा ले, जबकि वो उस व्यक्ति पे इस हद तक मोहित थी कि वो उसकी फोटोज को अपने पर्स में रखती थी, बार बार उसके विषय में सोचती रहती थी। यहाँ तक कि जैसा कि वो व्यक्ति साहित्यकार था, जब उसके कवि सम्मेलन होते थे तो वो नजर बचा के, अपनी बहन की भी नजर बचा के और उस पुरुष की भी नजर बचा के, ताकि वो कभी भी उसे ना देख सके। उसके जो सभाएं होती थी, उन सभाओं में जाती थी, सिर्फ उसे निहारने के लिए जाती थी, सिर्फ उसे दूर से देखने के लिए जाती थी। ना वो उससे बात करती थी और ना ही वो ये दिखाती थी कि देखो मैं आपके व्याख्यान में आई हूं, मैं आपके सम्मेलन में आई हूं। अब जैसा कि मैंने बताया कि उसकी बहन को ये प्रेम प्रसंग पसंद नहीं था, तो जब उसकी बहन के एक पुत्र का स्वर्गवास हुआ था, उस समय वो मित्र, क्योंकि वो उनकी बहन का मित्र था, तो वो उस समय वहां उस ताबूत के करीब खड़े थे जिस पुरुष से ये लड़की प्यार करती थी। तो क्योंकि उसे हमेशा रोका गया, उसे हमेशा टोका गया, उसे हमेशा मना किया गया उस पुरुष से बात करने से, मिलने से, देखने से जिससे वो प्रेम करती है, तो मन ने एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जहां वो उसे निहार भी सकती है, उससे बात भी कर सकती है, उसे देख भी सकती है, लेकिन कोई उसे रोकेगा नहीं। वो क्या स्थिति थी? वो स्थिति थी उसकी बहन के पुत्र की मृत्यु की, क्योंकि पहले भी ऐसा घटित हो चुका था। पहले भी ऐसे ही हुआ था कि वो उनकी बहन की संतान की मृत्यु पर आए थे, और उस समय वो उन्हें जी भर के निहारा भी, बात भी करी, देखा भी, लेकिन किसी ने उनसे टोका नहीं, क्योंकि परिस्थिति इस तरह की थी। तो मन ने इस बात को रिकॉर्ड कर लिया और उस रिकॉर्डिंग को उसने सपने के माध्यम से चला दिया। फर्क सिर्फ इतना आया कि वो अब जीवित पुत्र को उस स्थान पर देख रही थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बहन की बेटी की मृत्यु चाह रही थी, नहीं नहीं, इसका मतलब ये था कि वो उस पुरुष से वो चाहती थी कि कोई उसे टोके ना, रोके ना, और वो उसे निहारे भी, उससे बात भी करे, उसे देखे भी, लेकिन कोई उसे टोके ना, और वो ऐसे ही माहौल में हो सकता था। तो इस प्रकार से कई बार जो हमारे सपने होते हैं ये बहुत डीप होते हैं। कहाँ से इनकी जड़ निकल के आ रही है, इसे पहचानने के लिए एक लंबी बातचीत की जरूरत होती है। आप इस तरीके से मत सोचें कि आप यदि कोई सपना बता रहे हैं तो 4 लाइनों में उसका उत्तर निकल के आ सकता है। अब मैं यहाँ पर अपने प्रियजन की मृत्यु के संबंध में एक सपने का वर्णन करना चाहूंगी। इससे भी आप समझ सकते हैं कि सपने किस हद तक आपको क्या कहेंगे इसे, आपको एक तरह से भूल भुलैया में डालते हैं। अब मैं आपको एक केस बताना चाहूंगी प्रियजन की मृत्यु के संबंध में। जैसे कि एक महिला जो कि अपनी पुत्री की मृत्यु का स्वप्न देखती थी अक्सर, और वो
इस बात से बहुत नाखुश होती थी, बहुत उसे दर्द होता था कि वो कैसे अपनी ही बेटी की मृत्यु का स्वप्न देखती है। तो अब अगर पास्ट में जाएं तो स्थिति क्या थी? उस महिला के संबंध अपने पति से अच्छे नहीं थे और 15 वर्ष पूर्व जब वो गर्भवती थी तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी संतान हो, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि उसने अपने ही पेट पे मुक्के मार के बच्चे को गिराने की कोशिश भी की थी, क्योंकि उसे लगता था कि जब मेरी शादी ही नहीं चलेगी तो मैं संतान क्यों पैदा कर रही हूँ। वो सख्त खिलाफ थी इस बात के कि उसकी संतान हो। लेकिन उसकी एक पुत्री हुई और लगभग 14-15 वर्ष, मतलब जबकि वो बच्ची 15 साल की हो गई थी, 14-15 वर्ष बाद वो इस तरह के सपने देख रही है कि उसकी संतान की मृत्यु हो गई है। वो ताबूत में लेटी है बच्ची और वो उसके एक प्रेयर सभा चल रही है। वो बार बार इस बात से परेशान होती थी कि मैं अपनी बच्ची की मृत्यु का सपना देख रही हूँ। अब हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि कहीं दबी हुई मन की इच्छा थी 15 वर्ष पहले की कि बच्चा ना हो। वो इच्छा दबते दबते दबते, क्योंकि और भी कई इच्छाएं फिर साथ में जुड़ी होंगी, और भी कई इच्छाएं, जैसे कि जब वो बच्ची बड़ी हो रही होगी तब हो सकता है उसने कई जगह पे ये नोटिस किया हो कि बच्ची की वजह से मैं दूसरा पार्टनर नहीं ढूंढ पा रही हूँ, या बच्ची की वजह से मैं ये वाला कार्य नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह का कुछ भाव उसके मन में जरूर रहता होगा उस प्रक्रिया में भी, जब वो बच्चे को पाल रही थी। यानी जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी उसके मन में ये भाव था कि संतान ना हो, और जब वो उसको बच्चे को बड़ा कर रही थी तब भी उसके मन में ये भाव था कि ये बच्चा ना होता ना तो आज मेरे जीवन में कोई और पुरुष होता, या मैं शादी से बाहर निकल जाती, या मैं ये कार्य करती। सब इस तरीके से कुछ उसके मन में भाव रहे। तो इस वजह से उसे इस तरह के सपने आ रहे थे कि मेरी बेटी की मृत्यु हो गई है, जो कि 15 वर्ष की है। अब आप देखिए कि 15 वर्ष पहले जो उसने एक बार 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 विचार क्रिएट किया, उसका असर 15 वर्ष बाद इस तरीके से निकल के आ रहा है। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा छंदम आवरण ओढ़ा हुआ होता है इन सपनों ने। तो इन बातों से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे 75% मनोवैज्ञानिक सपने हैं उनको समझना इतना भी सरल नहीं है कि आप सोचें कि बहुत आसानी से 4 लाइनों में उनको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा बिना पास्ट की जानकारी के, बिना भावनाओं की जानकारी के। तो ये सपने इस कैटेगरी में नहीं आते। हाँ, आध्यात्मिक सपने जो होते हैं उनको फिर भी थोड़ा सरल तरीके से उनकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक सपनों की नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जो आध्यात्मिक सपने होते हैं ये फिर भी सबके लिए एक मायने रखते हैं, लेकिन जो ये मनोवैज्ञानिक सपने होते हैं ये सबके लिए अलग मायने रखते हैं। जैसे सबका जीवन अलग है तो सपनों का मायना सबके लिए अलग है। ये 75% सपनों के ऊपर लागू हो रहा है, और 25% आध्यात्मिक सपनों को आप ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक, 100% तो आप उन्हें भी नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत हद तक वो सिमिलर हो सकते हैं उनके अर्थ। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।